हाँ जी, नमस्कार सभी को। डे 20 लेक्चर 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का आज जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत के बारे। देखो, दिल्ली सल्तनत शुरू करने से पहले एक टर्मिनोलॉजी जो कभी पेपर में आ सकती है वो है त्वारीख के बारे। त्वारीख क्या होते थे या त्वारीख किन डॉक्यूमेंट्स को रेफर करते थे? तारीख भी इन्हें कह सकते हैं या त्वारीख। देखो, इन्हीं शब्दों से बाद में हमारी लैंग्वेज में शब्द आया है तारीफ, वो यहीं से आया है। तारीख बेसिकली हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स होते थे जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो आपके राइटर्स होते थे, ऑथर जो उनके कोर्ट में होते थे, उनके द्वारा लिखे जाते थे। पर ये जो राइटिंग्स होती थी, सबसे पहले तो ये पर्शियन लैंग्वेज में होती थी, और दूसरा ये जो लोगों ने जिन्होंने ये राइटिंग्स लिखी हैं वो ज्यादातर तारीफ में लिखी जाती थी। ठीक है, ताकि राजा से राजे की तारीफ में लिखेंगे, राजे की तारीफ में लिख के पैसा मिलेगा, इनाम मिलेगा, राजा खुश होगा, इस सेंस में ज्यादातर लिखे जाते थे। तो ये हिस्टोरिकली एक्यूरेट नहीं होते। ठीक है, पर ये डॉक्यूमेंट्स को मेंशन करना यहाँ पे जरूरी है बिकॉज इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स आपके एग्जिस्ट करते आए हैं। ठीक है, तो इसके राइटर्स ज्यादातर आपके अर्बन एरिया जैसे दिल्ली जैसे शहरों में रहते थे, तो गांव की हिस्ट्री तो इन्होंने कभी लिखी नहीं है, शहरों में ही लिखे हैं। सुल्तान ने कुछ भी किया उसे बढ़ा चढ़ा के लिखना। तो हमें जब इनसे हिस्ट्री ड्राइव भी करनी होती है, हमें इसे काफी टोन डाउन करना होता है कि हाँ इनका ये मतलब होगा, बाकी सारी चीजें एग्जैजरेटेड होंगी। तो और सोर्सेस को इनसे कनेक्ट करके फिर हम सही सोर्सेस निकालते हैं हिस्ट्री के लिए। अब देखो यहाँ पे जो आपकी दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत कब शुरू होती है? देखो, आपके इन्होंने इंडिया में 17 बार इन्वेड किया। इसके बाद आपके एक्चुअली, क्योंकि नॉर्थ में जैसे मैंने आपको बताया था राजपूत का राज था, तो अजमेर दिल्ली ये जो सारा एरिया है ये चौहानों के कंट्रोल में था, और उनके लीडर पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की दुश्मनी ना बहुत पुरानी थी। एक्चुअली अगर मैं हिस्टोरिक अकाउंट्स आपको बताऊं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी हिस्ट्री में 18 बार लड़े हैं। इन दोनों लड़ाइयों को मिला के टोटल 18 बारी ये आपस में लड़े हैं, और उसमें से टोटल पृथ्वीराज चौहान 17 बारी जीते हैं। तो बहुत ज्यादा बारी पृथ्वीराज चौहान ही जीते हैं। ठीक है, तो अब ये लास्ट वाली दो बैटल्स खासकर इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मोहम्मद गौरी इससे पहले जब भी लड़ने आया उसका मेन मकसद था, कभी कोई पर्सनल रीजंस के कारण, कभी किसी इन्वेजन के चलते हुए, कभी किसी छोटे मोटे टाउन के चलते हुए। पर 1191 आते हुए मोहम्मद गौरी का मन बनने लगा कि सेंट्रल एशिया की जगह फोकस करने की जगह मैं अपना एम्पायर एक्सटेंड करूं इंडिया की तरफ। तो वो एम्पायर फैलाना चाहते थे इंडिया की तरफ। यहाँ पे 1191 में मोहम्मद गौरी ने इसी के चलते हुए बहुत बड़ी फौज इकट्ठी की, और इसके चलते हुए फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन होती है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। फिर से पृथ्वीराज चौहान ही जीतते हैं इस बैटल को, और मोहम्मद गौरी हार जाता है। और पर अब देखो, मोहम्मद गौरी को इस पर ही कैद कर लिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के चलते हुए कि तुम मुझे ही हटा के मेरे किंगडम पे राज करना चाहते हो। पर पृथ्वीराज चौहान इस बारी कभी करने मत आना, ये बस आखिरी बारी ही मैं माफ कर रहा हूं तुम्हें। अब मोहम्मद गौरी चला तो जाता है, पर उसके मन में ना ये रह जाता है कि मेरी बहुत इंसल्ट हुई है इस बारी, क्योंकि उन्हें चेन्स में डाला गया, सब चीजों में डाला गया, और फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, और वहां पे चाहे उन्हें माफी दे दी गई, पर उसने वो माफी नहीं याद रखी। उसने ये याद रखा कि मुझे बंदी क्यों किया गया। तो अगले साल वो फिर से आया 1192 में, पर इस बारी उसे फिर पता था कि वो हार जाएगा। इस बारी क्या किया उसने, कुछ और लोकल राजाओं के साथ मिलके उन्हें, लोकल राजाओं को लालच दिया कि तुम पृथ्वीराज चौहान का साथ देने की जगह मेरा साथ दो, मैं तुम्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स दूंगा। तो वो इसकी साइड शिफ्ट हो गए। उसके बाद रात के अंधेरे में, जो जैसे मूवीज में या सीन्स में हर जगह रेफर करते हैं, खेमे जो कैंप्स होते हैं जहाँ पे सारी आर्मी स्टे कर रही होती है, टेंट्स में रह रही होती है, रात को उन्होंने टेंट्स पे हमला किया था।
और ये कॉन्स्पिरेसी के चलते हुए फिर दिन में ऑब्वियसली बैटल डे टाइम कंटिन्यू हुई, पर ऑब्वियसली कई सैनिक मर चुके थे, कई सैनिक डर के भाग चुके थे, तो अपने आप सेना कमजोर पड़ गई थी। और सेकंड बैटल ऑफ तरीन में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, पर मोहम्मद गौरी अब अपनी सारी इंसल्ट्स का बदला लेना चाहता था। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया, अपने साथ उन्हें चेन्स में घसीटते हुए अफगानिस्तान तक ले गए और वहां जाके उन्हें डेथ दी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जुल्म किया था। और जो अब हमारे हिस्टोरिक कंटेक्स्ट से है कि यहीं पे इस्लामिक एम्पायर्स अब फाइनली इंडिया को एंटर कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद गौरी एक्सपैंड करना चाहता था। अब देखो यहाँ पे आपको एक और चीज बारे में बताना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले, एक वर्ड के बारे मामलूक 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 के बारे। मामलूक कौन होते थे और क्या करते थे? देखो, मामलूक का अपने आप में मतलब होता है गुलाम, स्लेव। ठीक है, ये गुलामों बारे है, स्लेव्स बारे है। पर ये जो गुलाम होते हैं ये आम गुलाम नहीं है आपके, मतलब ऐसा नहीं कि बस अ, जैसे आप यूरोपियन मूवीज में या कहीं पे आप देखते हो कि बहुत ही बुरी ट्रीटमेंट की जाती है, ठीक है, खाना नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते। गुलाम ये भी होते हैं, गुलाम वैसे भी होते थे, वो सबसे लो ग्रेड कामों के लिए वैसे गुलाम होते थे जिनके साथ बहुत बुरी ट्रीटमेंट होती थी। पर ये जो मामलूक वर्ड है ये एक टर्किश ट्रेडिशन से आया है। यहाँ पे क्या होता था, देखो, ये ऐसे लोग थे जो मार्केट में कहीं ना कहीं से पहले कैप्चर किए गए हैं। जैसे अगर जंग चल रही है, जंग के एंड में कोई बहुत ही अ, अच्छे आपको मिलिट्री कमांडर सरेंडर करते हुए मिल गए हैं, उन लोगों ने जिन्होंने सरेंडर किया है, इन मिलिट्री कमांडर्स को छोड़ने की जगह इन मिलिट्री कमांडर्स को मार्केट में बेच दिया जाता था। मार्केट में बेच दिया जाता था, अब जिसके पास पैसा है वो इन्हें खरीद ले, या सुल्तान जो होते थे उन्हें गिफ्ट दे दिया जाता था। ठीक है, अब जब इन्हें गिफ्ट दिया गया या किसी को भी मतलब ऐसे मार्केट में प्लेस किया गया, देखो ये बहुत ही स्किल्ड लोग हैं, आर्मी कमांडर रहे हैं, ठीक है, लीडर्स रहे हैं। ये जो मामलूक होते थे, जब सुल्तान इन्हें खरीदते थे या कोई भी अपनी सर्विस में इन्हें रखता था एज अ स्लेव, तो इन्हें बहुत ही हाई पोजीशंस देते होते थे। तो ये गवर्नमेंट के अंदर ये तब भी मतलब जिसने इन्हें खरीदा है वो बंदा भी इन्हें अपना मिलिट्री कमांडर बना रहा होता था, किसी जगह का गवर्नर बना रहा होता था, किसी डिपार्टमेंट का हेड बना रहा होता था। तो अगर ये इतनी हाई पोजीशन होल्ड करनी दी जाती थी कि जो भी तुम्हारा ओनर है, जो भी तुम्हारा सुल्तान है, जैसे अगर सुल्तान के स्लेव्स हैं, सुल्तान के मामलूक हैं, आपको पूरी उम्र उसके वफादार रहना है। ठीक है, आप उससे गद्दारी नहीं कर सकते, आपको पूरी उम्र उससे वफादार रहना है। तो सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती थी मामलूक्स की, वो ये होती थी कि इन्हें इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती थी कि जो सुल्तान है, अगर सुल्तान ने लेट्स सपोज जैसे खरीदा है, जो भी आपका ओनर होगा, आप हमेशा के लिए उसके वफादार बन के रहोगे। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी लॉयल्टी होती थी, वफादारी होती थी। अब इसी कारण देखो, जो हम कहते हैं ना, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत फिर शुरू की, वो स्लेव डायनेस्टी के लोग थे। जो दिल्ली सल्तनत के स्टार्टिंग के रूलर रहे हैं वो सारे स्लेव डायनेस्टी के लोग थे। वो इसी कारण, क्योंकि वो एक दूसरे के गुलाम रहे हैं, वो मैं अभी आपको शॉर्टली बताता हूँ। ठीक है, वो एक दूसरे के हमेशा मामलूक रहे हैं, मामलूक ही धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। अब ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे जो सिस्टम है, ये इसमें आपके ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताता हूँ। देखो, आपके पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी खुद नहीं इंडिया के ऊपर राज करने लगे, वो वापस अफगानिस्तान चले गए क्योंकि वहां का किंगडम भी संभालना था। पीछे सारा किंगडम संभालने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने मामलूक कुतुबुद्दीन ऐबक को दी। ठीक है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव था मोहम्मद गौरी का। तो गौरी खुद वापस चला गया, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला कि तुम राज करो। अब उस टाइम पे देखो, जो सबसे मेन सिटी थी नॉर्थ इंडिया में, अब वो पाकिस्तान में चली गई है, लाहौर। और
कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया, ठीक है, मतलब पंजाब के एरिया में सबसे मेन कैपिटल। तब दिल्ली एज अ शहर अपने आप में कोई फेमस शहर नहीं था। दिल्ली का जो इलाका था ये सिर्फ एक ट्रेडिंग सेंटर के तौर पे जाना जाता था, यहाँ पे ज्यादातर व्यापारी रहते थे, तो ये ट्रेडिंग सेंटर ज्यादा था। लाहौर एक बड़ा शहर था, ठीक है, इस कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी सबसे पहले लाहौर के अंदर ही अपनी कैपिटल बनाई और इंडिया को गौरी के बिहाफ पे चलाना शुरू किया। अब जब गौरी की डेथ होती है 1206 में, देखो इन मामलूकों की एक और क्वालिटी भी है, मतलब क्वालिटी नहीं, एक नेगेटिव फैक्ट भी है। मामलूक लॉयल होते थे तो सिर्फ अपने सुल्तान के लिए लॉयल होते थे, पर जैसे ही सुल्तान की डेथ हुई ना, जो सुल्तान के आगे कोई फैमिली है ना, ये फैमिली के लिए कोई लॉयल नहीं होते थे। बल्कि जैसे ही सुल्तान की डेथ हुई, क्योंकि ये खुद भी कभी ना कभी राज परिवारों से रहे हैं, अमीर घरानों से रहे हैं, तो ये साथ के साथ अपनी खुद की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करके अपने खुद के किंगडम्स दोबारा बनाने की कोशिश करने पे लग जाते थे। तो वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसे ही गौरी की डेथ हुई, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिया का जो एम्पायर उसे कंट्रोल करने को दिया हुआ था, उसे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया और यहाँ से आपके अम, शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आपके देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी फिर अपने मामलूक रखे थे, उनमें से जो मामलूक कुर्सी पे बैठ पाया वो था शम्स उद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का मामलूक था। उसके बाद मामलूक दिल्ली सल्तनत में पहला सुल्तान बनता है। अब इस फैक्ट को यहाँ पे अलग से आप अपने नोट्स में लिखना चाहो, आपके अगर आप एनसीईआरटी जिस हमारे से पढ़ रहे हो या वेबसाइट के नीचे के नोट से पढ़ रहे हो, वहां पे ये चीज तब भी मेंशन होगी। इल्तुतमिश जो है ये दिल्ली सल्तनत में फर्स्ट रूलर बना, फर्स्ट सुल्तान बना, जिसने अपना सक्सेसर नॉमिनेट किया कि मेरे बाद कुर्सी पे कौन बैठेगा। इल्तुतमिश के बाद उसने बोला कि देखो मेरा कोई भी बेटा वर्दी नहीं है कुर्सी बैठने पे, मैं अपनी बेटी को कुर्सी पे बिठाना चाहता हूँ, वो है रजिया। आपने हिस्ट्री में सुना भी होगा रजिया सुल्तान। तो उसके फादर ने ही, उसके फादर की इच्छा थी कि मेरी बेटी रजिया बैठे कुर्सी पे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरे सारे बेटे कोई ड्रग्स में है और या किसी में इतनी समझ नहीं है कि वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चला सके। सिर्फ रजिया सुल्तान ही वर्दी है जो एक्चुअली एम्पायर को संभाल सकती है, ठीक है। और ये बहुत सारे जो इवन आपके कोर्ट के राइटर्स हैं जो बाद में रजिया सुल्तान के टाइम थे, उससे पहले भी थे, उन्होंने भी मेंशन किया है कि हाँ रजिया के ये कोई जमाना नहीं था जहां पे लोग फीमेल को एज अ लीडर देखते थे। तो जितने भी कोर्ट के बाकी देखो, इल्तुतमिश ने ना एक बहुत ही, इल्तुतमिश के गुलाम खासकर फेमस थे। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम रखे थे और उनका एक सेक्ट बनाया था जिसे कहता था वो चालीसा। 40 के वर्ड से ही नाम आया चालीसा, या चालीगन कह लो, जैसे भी आएगा पेपर में, आगे जाके भी मैं दिखाऊंगा भी। ये जो चालीसा था, ये लोग, ये 40 जो मामलूक थे इल्तुतमिश के, ये बहुत ही पावरफुल लोग थे, क्योंकि ये इल्तुतमिश के एम्पायर के गवर्नर्स थे, उसकी आर्मी कमांडर्स थे, ठीक है, और उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लीड कर रहे थे, तो बहुत पावरफुल लोग थे ये, ठीक है। और हुआ क्या, ये 40 लोगों को कभी मंजूर ही नहीं था कि हमारे ऊपर एक फीमेल रूलर आके राज कर ले। इन 40 ने सबसे पहले तो कॉन्स्पिरेसी करके रजिया सुल्तान को मरवा दिया, ठीक है। रजिया सुल्तान कहाँ दफन है ये तक नहीं पता, ठीक है। बहुत सारे थ्योरीज हैं कि रजिया सुल्तान यहाँ दफन है, यहाँ दफन है। एक दिल्ली की गली में भी एक कब्र बनी हुई है, ठीक है, पुरानी दिल्ली में, कहते हैं कि ये रजिया सुल्तान की, पर पता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि बिल्कुल ही गायब ही कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये 40 लोग आपस में लड़ पड़े कि कुर्सी पे कौन बैठेगा, ठीक है। इन 40 लोगों में भी आपस में कंपटीशन छिड़ गया कि इनमें से कौन बैठेगा। जो फाइनली इन सारे लोगों को हरा के एक्चुअली कुर्सी पे बैठ पाया, वो था गियाजुद्दीन बलबन। बलबन इल्तुतमिश का मामलूक ही था, ये चालीसा का पार्ट था,
ठीक है, उसने फाइनली बाकी सबको हराया और वो कुर्सी के ऊपर बैठ गया। ठीक है, ये तक ये सारे के सारे इन लोगों को मामलुक बोला जाता है और इंग्लिश में इन्हें ही बोला जाता है कि आपकी दिल्ली सल्तनत स्टार्टिंग में स्लेव डायनेस्टी के द्वारा रूल की जाती थी, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के गुलाम थे। ठीक है, रजिया सुल्तान को छोड़ के, तभी मैंने वो उन्हें छोड़ के, वो तो उनकी बेटी थी, पर बाकी ये जो तीन थे, ये तीनों एक दूसरे के गुलाम थे। इसके बाद पावर जाती है आपकी खिलजियों के पास। देखो, खिलजी आज भी एग्जिस्ट करते हैं। खिलजी, खलजी है एक्चुअली वैसे तो। खलजी जो है, खलजी ना आपकी एक ट्राइब है अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान के किसी न किसी मिनिस्टर या किसी का कभी नाम पढ़ोगे, किसी न किसी का ये नाम हो सकता है, खलजी। तो खलजी क्योंकि एक ट्राइब के लोग हैं, कबीले के लोग हैं ये सारे। तो हुआ क्या था, क्योंकि बलबन के टाइम पे बहुत सारी लड़ाइयाँ, देखो राजे क्या होते थे, कई बार खुद लड़ाइयों पे नहीं जाते थे, या सारी लड़ाइयाँ अपनी आर्मी के सिर पे लड़ते थे। बहुत सारे ऐसी वॉरिंग ट्राइब्स होती थी जो राजाओं की मदद के लिए आती थी। राजाओं की मदद करने के बदले जब राजा जीत जाएगा, एक तो राजा इन्हें पे करता था, प्लस जिस एरिया पे जीतते हैं ये, उस एरिया के ऊपर लूट करने का एक बार इन्हें हक होता था कि जो लूट सकते हो लूट लो। तो इस कारण ये सारी ट्राइब्स बड़ी इंटरेस्टेड होती थी कि हाँ, पैसे भी मिलेंगे, लूट भी मिलेगी, बहुत अमीर हो जाएंगे। बलबन के टाइम बहुत सारे कैंपेन्स में खलजियों ने बहुत साथ दिया। इस कारण खिलजी ट्राइब की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी दिल्ली सल्तनत में। इसीलिए जब बलबन की डेथ हुई, बलबन की डेथ के बाद जब कोई भी, देखो 3 साल का यहाँ पे गैप है, जब कोई भी आपका कुर्सी के ऊपर संभाल ही नहीं पा रहा था, एक दूसरे को मामलूक सारे के सारे मारी जा रहे थे, खलजियों ने ये देखा कि ज्यादातर मिलिट्री पावर हमारे कंट्रोल में आई हुई है। इनके जो लीडर थे, क्योंकि ट्राइब का हमेशा कोई ना कोई लीडर होता है, जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने फिर लीड किया अपनी सारी ट्राइब को कि हम ही दिल्ली सल्तनत के ऊपर कब्जा क्यों ना कर लें। तो जलालुद्दीन खिलजी कुर्सी पे बैठ गए। ठीक है, 6 साल ही वो राज कर पाए। उनके जो सन इन लॉ थे अलाउद्दीन खिलजी, वो भी उन्हीं ट्राइब के, अलाउद्दीन खिलजी सन इन लॉ भी थे उनके। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, ठीक है, और जलालुद्दीन को मार डाला, और खुद सारी ट्राइब के भी लीडर बन गए और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान भी बन गए। इसके बाद आपके तुगलक्स का राज आता है। ठीक है, ग्याजुद्दीन तुगलक बेसिकली एक बहुत ही, गाजी मलिक के नाम से इनका जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे नाम था, काफी ओल्ड पर्सन थे पर बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन थे अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद भी लड़ाइयां चलती रही कि कौन कुर्सी पे बैठेगा। इसीलिए ये सालों में कभी भी आप देखोगे ना, जहां पे गैप आता है ना, वहां पे ट्रांजिशन आसानी से नहीं हुआ। ठीक है, वहां कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़ाइयां चलती रही हैं। देखो जैसे कि आपके रजिया सुल्तान के मरने में और बलबन के मरने में ऑलमोस्ट आपके 16 साल का फर्क है। ठीक है, 16 नहीं, 26 साल का फर्क है। ये जो आपके 26 साल का फर्क है, ये इसी कारण है क्योंकि सारे के सारे 40 लोग आपस में लड़ी जा रहे थे। फाइनली बलबन ने दिमाग लगाया, बलबन जीता, बलबन ने जाके स्टेबिलिटी वापस लेके आया। ठीक है, ग्याजुद्दीन मलिक कुर्सी पे ग्याजुद्दीन तुगलक कुर्सी पे बैठे तो सही। ठीक है, उन्होंने जब कुर्सी पे वो बैठे, उन्होंने अपना नाम तुगलक के नाम पे रख लिया था। तो यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी शुरू होती है 3 लोगों की। ठीक है, तो जो तुगलक्स रहे उनमें वैसे हम जिनके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं वो है मोहम्मद बिन तुगलक, गयाजुद्दीन तुगलक के बेटे थे। ठीक है, और हिस्ट्री इन्हें अपने टाइम से आगे का रिफॉर्मर समझती है या सबसे मूर्ख राजा समझती है। हिस्ट्री दो तरीकों से इन्हें जज करती है, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें इन्होंने की जहां पे बहुत सारा पैसा भी वेस्ट हुआ, बहुत सारी रिसोर्सेज भी खत्म हुई, पर कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेज, मतलब वो सारे फैसले ऐसे भी लगते हैं कि फैसले गलत नहीं थे, बस उनकी एग्जीक्यूशन अच्छे से सोची नहीं गई कि फैसला करना है तो कैसे करना है। ठीक है, क्लियर है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक।
तो यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी खत्म होती है और जो लास्ट रूलर्स रहे हैं वो आपके लोदीज रहे हैं। ठीक है, इब्राहिम खान लोदी सबसे लास्ट थे जिनके साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके दिल्ली सल्तनत के रूलर्स रहे हैं। अब इनके बारे थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बात करते हैं। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक, हम ये बाकी रूलर्स के बारे और डिटेल में जब मेन मेडिवल पढ़ेंगे तब करेंगे। ठीक है, तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे ये। ठीक है, और अम, इन्होंने सबसे पहले कंट्रोल करना शुरू किया। इल्तुतमिश की वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस ये है कि उन्होंने कैपिटल शिफ्ट की, लाहौर से दिल्ली लेके आए वो कैपिटल। तो दिल्ली सल्तनत की जो कैपिटल, जो एज दिल्ली कैपिटल शुरू होती है, कभी क्वेश्चन आ जाए किसके रूल के टाइम शुरू होती है, वो था इल्तुतमिश के टाइम शुरू होती है। अगली चीज जो इल्तुतमिश का एक सक्सेस है, वो है कि इल्तुतमिश ने एक सिल्वर तनका तनका कॉइन का नाम था, सिल्वर कॉइन निकाला था, और कॉपर का एक कॉइन निकाला था जित्तल। ये 2 कॉइन्स रिलीज़ किए थे, ये डायमेंशन वाले कॉइन्स थे। सिल्वर तनका का एग्ज़ैक्ट वेट 175 ग्राम्स था। ये बेस बनता है आज मॉडर्न रुपी का। ठीक है, कि कैसे स्टैंडर्डाइज़ेशन करनी है। ये जो इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए सिक्के थे ना, ये इवन ब्रिटिश राज तक चलते रहे हैं। देखो ये इस टाइम पे कुर्सी पे आ रहा है। ब्रिटिश राज 1757 के बाद जाके शुरू होने लगता है। पर ब्रिटिश राज में भी 1800 के टाइम्स तक ये सिक्के चलते रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी, अच्छे मेड थे, तो हर राजे ने इन्हें आगे भी चला के रखा। ठीक है, इल्तुतमिश ने, अब देखो जब दिल्ली इंडिया के अंदर जब एम्पायर अब थोड़ा सा स्टेबल होने लगा, फैलने लगा, नॉर्थ इंडिया के ऊपर ही अभी कब्जा हुआ था। ठीक है, आपका एम्पायर आज के पाकिस्तान से लेके बंगाल तक फैल चुका था और नीचे मध्य प्रदेश तक। ये जो आपका सारा एम्पायर था, यहाँ पे इक्तदारी सिस्टम इस्टेब्लिश किया। इक्तदारी सिस्टम क्या था? बेसिकली आपके सारे के सारे एम्पायर्स को, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि सुल्तान क्या करते थे, सैलरीज नहीं देते थे, मतलब सारे राजे ही सैलरीज नहीं देते होते थे। वो अपने एम्पायर को के अंदर टेरिटरीज अलॉट कर देते थे, बेस्ड कितने एरिया में कितना रेवेन्यू आ रहा है। रेवेन्यू कैलकुलेट करके सारे एम्पायर के अंदर कोई ना कोई ऐसे टेरिटरी अलॉट कर देते थे। इसके बाद इन्हें चलाने के लिए जो इस टेरिटरी को बोलेंगे इक्ता। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में हर जगह पे ये नाम चेंज होता रहता है, इक्ता। ये बेसिकली यही नोबल्स और ऑफिसर्स की सैलरी होगी। यहाँ से जितना रेवेन्यू आएगा इक्ता से, वो खुद रख सकते हैं। उसके बदले उन्हें सुल्तान को अपनी मिलिट्री सर्विसेज देनी है, यानी कि उन्होंने सोल्जर्स और अम, आपके हॉर्सेस मेंटेन करने हैं, घुड़सवार हॉर्समैन। ठीक है, घुड़सवार और सिपाही और घोड़े भी ऑब्वियसली, तो ये सारे मेंटेन करने हैं इसी पैसों से, और अपना ध्यान भी इसी से रखना है। ठीक है, जो अ, इक्ता का मालिक होगा उसे इक्तादार बोला जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी चीफ या नोबल उसका हेड होगा उसे इक्तादार बोला जाएगा। इसके अलावा इस एरिया के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो भी आपको ही, इस पर्सन को ही ऑर्गेनाइज करना है कि किस तरीके से आपका पैसा कलेक्ट किया जाएगा, किस तरीके से सजाएं सुनाई जाएंगी, हर चीज इन्होंने उसी से ही करनी थी। ठीक है, तो एक तरह से वॉर लॉर्ड की पेमेंट का सिस्टम था सुल्तान की तरफ लॉयल्टी के बदले। ठीक है, तो ये एक तरह से सैलरी थी, देखो। और ये सैलरीज जो होती हैं, जब तक बंदा सर्विस कर रहा है सिर्फ तब तक है। अगर बंदे ने देशद्रोह किया, मतलब सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दी, कुछ भी कर दी, तो ये चीज छीनी भी जा सकती है, और ऑब्वियसली छीनी भी जाती होती थी, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है ग्याजुद्दीन बलबन। अब जैसे मैंने आपको बताया, ग्याजुद्दीन बलबन आपके चालीसा, इल्तुतमिश का जो 40 का ग्रुप था उन्हें ही बिलोंग करता था। इसने बाकी सबको हरा के फाइनली अपने आप को सुल्तान बनाया। पर क्योंकि 26 साल स्ट्रगल करने के बाद बलबन कुर्सी के ऊपर बैठा था, बलबन को बहुत ज्यादा जब 26 साल, देखो जब डिस्टरबेंस रहती है ना एम्पायर में, एम्पायर दिल्ली सल्तनत में तब तक हो क्या गया था, एम्पायर के अंदर ना आपस में रिबेलियंस तब भी भड़कते रहते थे। तो बलबन ने जो अपनी पूरी लाइफ और अपना जो रूल है जो फोकस किया, वो इस चीज पे किया कि मैं सारे एम्पायर को स्टेबल कर दूं।
बलबन का कभी भी फोकस एक्सपेंशन पे था ही नहीं। बलबन का फोकस इस चीज पे था कि जो एम्पायर बना हुआ है इसे दोबारा से स्टेबल कर दो। और इसी सारी चीज के चलते हुए उसने एक एस्पियोनाज सिस्टम यानी कि जासूस हर जगह रखे ताकि हर जगह उसे रिवोल्ट का पहले से पता चलने लग जाए। उसका बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाया उसने, सीक्रेट रिपोर्टर्स हर डिपार्टमेंट में रखे, ठीक है, स्पाइस डायरेक्टली आके सुल्तान को रिपोर्ट करते थे। इसके अलावा कोई बलबन के आगे सिर ना उठाए, बलबन ने एक थ्योरी पेश की जिसे कहते हैं बलबन्स थ्योरी ऑफ किंगशिप। बलबन के मुताबिक ये थ्योरी ऑफ किंगशिप क्या होती है कि देखो राजा के मुताबिक राजा कौन बन सकता है। बलबन का कहना था देखो बलबन गुलाम जरूर था, मामलुक जरूर था, पर जैसे मैंने आपको ये बताया ये प्रीवियसली कभी ना कभी बहुत हाई पोस्ट पे अपने जमाने में रहे होते हैं, कहीं ना कहीं इन्हें कैप्चर कर लिया गया होता है। बलबन एक राज परिवार से था। तो बलबन का कहना था कि देखो जो लोग राज परिवार से हैं, किसी भी टाइम पे रहे हैं, एंशियंट रॉयल फैमिलीज कभी भी रही हैं, वो ही राजा आगे कभी ना कभी बन सकते हैं, ठीक है। चाहे मतलब वो कभी किसी के गुलाम बन गए हो, पर क्योंकि रॉयल ब्लड जिनमें है सिर्फ वही लोग ही राजा बन सकते हैं और कोई नहीं राजा बन सकता। दूसरी चीज जो मतलब यहाँ पे पहला पॉइंट है वो ये चीज कि राजा को कौन बताता है कि राजा तुम बनोगे, सुल्तान तुम बनोगे। तो उन्होंने बोला कि ये हक आज मैं जो सुल्तान बना हूं इसका हक मुझे भगवान ने दिया। और देखो ऑब्वियसली भगवान की अथॉरिटी को चैलेंज करना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे रूल करने का हक भगवान ने दिया है, तो कोई पहले ही आप सुल्तान तो ऑलरेडी बने हुए हो और ये कह रहे हो कि आपको बनने का हक भगवान ने दिया, तो कोई सवाल नहीं उठा सकता। और इसे करते क्या थे सुल्तान और बाकी राजे भी, वो वो रिलीजियस लीडर्स के थ्रू ना इन्फोर्स करवाते थे कि हाँ ये बात सच्ची है, ऐसा ही हुआ है। ये मतलब ऑब्वियसली एक प्रोपेगेंडा के तौर पे ऐसे मेरी तरह एक शब्द नहीं बोल दिया, तो ये सारी की सारी चीज। तो उन्होंने कहा डिवाइन राइट हमेशा मतलब भगवान से राइट मिला है राजा बनने का, रॉयल डिसेंडेंट है। राजा हमेशा एक डेस्पोटिक तानाशाह होना चाहिए, ठीक है। कोई भी पर्सन राजे के आगे हंसेगा नहीं, राजे के आगे मजाक नहीं उड़ाएगा। और राजे की एब्सोल्यूट पावर है, राजा जो जिसे सजा सुनाना चाहता है, जैसे सजा सुनाना चाहता है सुना सकता है, ठीक है। उसके बाद वर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिसेंडेंट्स ऑफ नोबल लिनिएज एंड कॉमनर्स। राजा ने ये कहा देखो जो बलबन था, बलबन को कभी भी अ, गरीब लोग देखना पसंद ही नहीं था, ठीक है, ये माना जाता है। और वो हमेशा बहुत ज्यादा फर्क करता था आम लोगों में और रॉयल फैमिलीज में। तो जो लोग आम बैकग्राउंड से उठ के उसके कोर्ट तक भी पहुंचे होते हैं ना, वो लोग उसे कोई ज्यादा पसंद नहीं थे, बस उनकी सर्विस की शायद जरूरत थी, कुछ था, तो उन्हें वो रखता था। पर उन्हें वो खासकर कोई पसंद नहीं है, ठीक है। और उसे हर बारी ये चीज वो इन्फोर्स करता रहता था कि तुम रॉयल परिवार बनने की या रॉयल परिवारों में खड़ने के लायक नहीं हो वैसे, ठीक है। तो ऐसी चीजें बलबन अक्सर यूज करता था, बहुत ही ज्यादा घमंडी इंसान था ऑब्वियसली। और लास्ट चीज उसने बोला कि ट्राईपार्टाइट रिलेशनशिप है सुल्तान में, लोगों में और भगवान में। इसका क्या मतलब है, देखो ये डिवाइन राइट भगवान ने दिया है सुल्तान को, इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है कि देखो अब जब भगवान ने सुल्तान बना दिया है, भगवान जो भी सुल्तान बोल रहा है वो एक्चुअली सुल्तान नहीं बोल रहा, वो भगवान का मैसेज है जो सुल्तान के थ्रू लोगों तक पहुंच रहा है। तो एक तीन तरफा रिश्ता हो गया, सुल्तान उसके सेंटर पीस है, भगवान और लोगों से दोनों जगह वो ही कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो रिश्ता है मतलब ये एक तरह से मनवाने वाला है कि सुल्तान की बात को चैलेंज कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम भगवान की बात को चैलेंज कर रहे हो। और ये सारी चीजें मनवाने के लिए बलबन ने बहुत सारी पॉलिसीज अपनाई थी। बलबन ने जैसे अपने कोर्ट के अंदर सारे लोगों के लिए एक ड्रेस कोड इन्फोर्स करवाया कि अपनी मनमर्जी से कपड़े नहीं पहन सकते, ठीक है, जो स्टैंडर्ड कपड़े हैं वही पहनने हैं। उसके बाद उसने अपनी गद्दी बाकियों से ऊपर रखवाई, ठीक है। उसके बाद जब तक सुल्तान कुर्सी पे नहीं बैठेगा कोई आके पहले नहीं बैठ सकता, सबसे पहले सुल्तान ही बैठेगा। उसके बाद हर पर्सन सबसे पहले जब भी कोर्ट आएगा
कोर्ट आके सबसे पहले सुल्तान को सजदा करना है, सुल्तान के पास आना है, सुल्तान के पैरों को चूमना है, फिर जाके अपनी जगह पे खड़े होना है। तो जो पर्सन को देखो आप अपने पैरों पे झुका झुका रहे हो, ऑब्वियसली उसकी ईगो तोड़ रहे हो। तो बलबन क्योंकि ये सारी जगह पे स्टेबिलिटी लाना चाहता था, 40 साल से तंग हो चुका था ये सब कुछ, वो ऐसी सारी प्रैक्टिसेस करवा रहा था कि लोगों को अपने सामने झुका सके। ठीक है, सुल्तान के कोर्ट में कोई भी मजाक उड़ाना अलाउड नहीं था, हंसना अलाउड नहीं था, सिर्फ सीरियस बातें होंगी और कुछ नहीं होगा। ये सारी चीजें, ऐसी चीजें बलबन ने अपने कोर्ट में इन्फोर्स करवाई और मोस्टली वो कामयाब भी रहा, तभी उसका एम्पायर स्टेबल और चलता भी रहा। नेक्स्ट जो रूलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट, देखो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट रूलर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने फादर इन लॉ को, जलालुद्दीन खिलजी को मार के दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने थे। अलाउद्दीन खिलजी जब कुर्सी पे बैठे, देखो अलाउद्दीन खिलजी की जो सबसे बड़ी, सबसे पहली सक्सेस है, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ा एम्पायर बना दिया था दिल्ली सल्तनत का। उसमें से एक कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे समझते थे। अलाउद्दीन खिलजी खुद बहुत ही देखो एक ट्राइब के अंदर, जो बहुत बड़ी ट्राइब होती है, उसके अंदर भी कुछ लोग अमीर हो चुके होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं सारी जगह। तो अलाउद्दीन खिलजी ना बहुत ही गरीब, उससे उठ के सुल्तान बना है। तो उसने हर पोस्ट पे काम किया हुआ है कभी ना कभी दिल्ली सल्तनत की। वो बहुत डिटेल से जानता था कि क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे कॉन्स्पिरेसीज की जाती हैं, और खुद भी बहुत सारी साजिशें करता आया था। तो जिसे कहते हैं मंजा हुआ खिलाड़ी था ये अपनी गेम का। अब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि 4 ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके कारण रिवोल्ट होते हैं। तो उसके खिलाफ उसने 4 ऑर्डर्स भी पास किए। देखो अलाउद्दीन खिलजी का कहना था, देखो 4 चीजों के कारण रिवोल्ट होते हैं। सबसे पहली चीज है फेस्टिविटी। जब भी लोग एक साथ किसी फेस्टिवल्स पे इकट्ठे होते हैं, आपस में बैठ के बातें करते हैं, वहां पे शराब पीते हैं, ये सारी चीजें लोगों को बहकी बहकी बातें करने में मजबूर करती हैं और लोग रिवोल्ट कर देते हैं। दूसरी चीज उसने ये बोला कि जब भी जो आपके राज परिवार हैं ये आपस में शादियां कर लेते हैं, 2 राज परिवार आपस में जुड़ गए तो उनकी फौजें भी आपस में जुड़ गई। फिर इनमें से किसी ना किसी को अगर लगेगा कि मैं आज सुल्तान को हटा दूं, वो दूसरे की मदद लेगा और सुल्तान के खिलाफ बगावत कर देगा। तो राज परिवारों को एक साथ जुड़ने ना दो। तो उसका एक फैसला, वो मैं अब सबको आप लास्ट में बताता हूँ। नेक्स्ट है, उसने ये बोला कि देखो जितने भी अमीर लोग हैं, वेल्दी हैं, जितने भी आपके राज परिवार के लोग हैं, मतलब नोबेल्स हैं, आमिर्स हो गए, कहीं के कोई बड़े बड़े मर्चेंट्स हो गए, कुछ भी हो गए, जितने भी अमीर लोग हैं ना, या इवन कॉमन लोग, अगर लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है, हल्का सा भी एक्स्ट्रा पैसा है, जैसे अगर राज परिवारों के पास है, उन्हें लगेगा कि मैं इस सारे पैसे को यूज करके एक फौज अभी के लिए खड़ी कर लूं, सुल्तान के खिलाफ रिवोल्ट कर दूं, अगर मैं जीत गया मेरा अपना खुद का किंगडम बन जाएगा, फिर मुझे कोई भी ट्रिब्यूट कुछ नहीं पेश करना पड़ेगा, मैं अपना खुद का राजा हूं, सब रिकवर हो जाएगा। तो वो उस पैसे को इन चीजों में यूज करेगा। अगर लोगों के पास भी एक्स्ट्रा पैसा है ना, और अगर उनकी राजे के प्रति काफी रिस्पेक्ट है, और अगर राजे ने उनसे पैसा मांगा, तो लोगों के पास जितना भी थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा पैसा होगा, हर कोई कंट्रीब्यूट करेगा और राजा रिवोल्ट कर सकता है। तो एक्स्ट्रा पैसा सारा खत्म करना जरूरी है किस तरीके से। और लास्ट जो चीज है वो ये है कि जब भी आपके जासूस हर जगह नहीं होंगे ना, आपको कभी भी खबर ही नहीं आएगी कि हुआ क्या है और कब किसने प्लानिंग कर ली और रिवोल्ट कर दिया। बस जब फाइनली होगा फिर तभी पता चलेगा, अनप्रिपेयर्ड हो गया आप हमेशा। तो इसके चलते हुए 4 ऑर्डर जारी किए। अलाउद्दीन खिलजी ने सारे फेस्टिवल्स के ऊपर बैन लगा दिया था, शराब बैन कर दी थी। ठीक है, शराब के ऊपर ये बैन था, पहले तो कंप्लीट बैन कर दी, बाद में ये कर दिया कि शराब पी सकते हो, पर अपने अपने घर पे पीनी है, अकेले बैठ के पीनी है। अगर कोई और पर्सन की खबर भी मिलती कि कोई और पर्सन को भी किसी ने साथ बुलाया है, अलाउद्दीन खिलजी सजा सुनाता था इसके खिलाफ। तो इस कारण ये चीज है। इसके बाद अगर कोई भी राज परिवारों ने आपस में शादियां करनी है, उन्हें पहले सुल्तान से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर सुल्तान ने परमिशन नहीं ली, मतलब सुल्तान से परमिशन नहीं ली, तो वो राज परिवारों के जो भी जिनकी भी शादी हो रही है उन्हें मरवा भी डालता था वो। ठीक है,
शादी हमेशा पहले परमिशन लेकर करनी है सुल्तान की, क्या ताकि सुल्तान पहले ही जज कर सके, मतलब अलाउद्दीन खिलजी पहले ही जज कर सके कि अगर ये दो राज परिवार जुड़ रहे हैं, क्या इनकी सेना आपस में जुड़ने से मुझे खतरा है या नहीं है। अगर है तो वो मना कर देगा कि नहीं, यहाँ नहीं करवा सकते, कहीं और ढूंढो। इसके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है अमीर लोगों की, वो सारी की सारी सुल्तान ने छीन ली, ठीक है। और जो आम लोग भी थे उनके ऊपर टैक्स इतना बढ़ा दिया गया कि उनके पास भी जितना एक्स्ट्रा पैसा है ना वो सारा निकल जाए, ताकि हर कोई दो वक्त की रोटी और अपने गुजारे में ही के ही कंफ्यूजन में निकाल दे। देखो, अगर लोगों को यही फिक्र पड़ा रहेगा कि मेरा गुजारा कैसे होने वाला है, रिवोल्ट करने का कौन सोच पाएगा। तो उसकी मेन कोशिश यही थी, हर कोई इसी चीज में आ जाए, रिवोल्ट करने वाले कोई सोच ही ना पाए। और लास्ट में स्पाई सिस्टम उसने इफेक्टिव किया, ठीक है। सिर्फ पब्लिक प्लेसेस नहीं, जो आपके नोबल्स और गवर्नर्स हैं उनके जो अपने दासी दास थे, जो उनके प्राइवेट अपार्टमेंट्स में भी काम करते थे, उन्हें भी, उनमें से भी बहुत सारे अलाउद्दीन खिलजी के जासूस थे, ताकि वो पर्सनली भी जो बातें कर रहे हैं वो सारी की सारी अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचे, ठीक है। अब मैं रिफॉर्म्स की बात करूं अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स को आप तीन कैटेगरीज में बांट सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे अपने एम्पायर में रिफॉर्म्स भी किए थे। देखो, जैसे कि रेवेन्यू रिफॉर्म में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ा रेवेन्यू रिफॉर्म, मिलिट्री रिफॉर्म का भी पार्ट कह सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, इसने बहुत सारी जगहों पे 50% तक आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे जैसे टैक्सेस बढ़ा दिए, ये सब कुछ कर दिया। इसके बाद जो इक्तदारी सिस्टम था ना, इक्तदारी सिस्टम को खत्म कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि सारी जमीन मेरी ही है, सबको सिर्फ सैलरी मिलेगी। इसी कारण, क्योंकि देखो लैंड से तो एक्स्ट्रा पैसा भी आ सकता है, सैलरी तुम्हें पता है कि तुम कितनी देना चाहते हो उतनी दोगे। अब इस टाइम पे, इल्तुतमिश के टाइम से एक्चुअली, सबसे बड़ा जो इंडिया की इन्वेजन को खतरा था ना, वो हमेशा से मंगोल से था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी मंगोल लगातार इंडिया के ऊपर इन्वेड करते रहते थे, इंडिया को लूट के जाते रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इससे बेटर ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज खड़ी की। इस सारी फौज को बहुत ही कम सैलरी पे रखा, ठीक है, सारे सैनिकों को। अब देखो, अगर सैनिकों को कम सैलरी पे रखोगे और उन्हें अगर ये लगेगा हमारा या हमारे परिवार का गुजारा नहीं हो रहा, तो अगले ही रिवोल्ट कर देंगे। अगले के पास हथियार तो है ही ना आर्मी के पास। तो उन्हें खुश रखने के लिए उसने क्या किया था, उसने ना, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था हिस्ट्री में जिसने मार्केट रिफॉर्म्स में, जहां जहां सोल्जर्स के कंटोनमेंट एरियाज थे या उनके परिवार रहते थे ना, वो सारी मार्केट्स रेगुलेटेड थी। यानी कि हर चीज के ना प्राइस फिक्स किए हुए थे, इससे महंगा नहीं बेच सकते, एमआरपी फिक्स कर दी गई थी एक तरह से। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे एमआरपी होती थी कि मैक्सिमम इतने पे बेच सकते हो। अब देखो, अगर पीछे से चीजों की शॉर्टेज पड़ जाएगी तो ऑब्वियसली चीजें महंगी होंगी, सप्लाई डिमांड इकोनॉमी ऐसी काम करती है। इस चीज को मैनेज करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सरकारी गोदाम बनवाए, ताकि जब भी कमी पड़े सरकारी गोदाम से चीजें सप्लाई हो जाएं और मार्केट में कभी भी चीजों की कमी ना पड़े और प्राइसेस ऊपर ना जाए, ठीक है। और ये एमआरपी इस हिसाब से फिक्स की कि सोल्जर्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो हमेशा खरीद पाए, और उन्हें लगे कि हाँ ठीक है, इतनी सैलरी, क्योंकि इतने से गुजारा चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़ी फौज रेस कर पाया था। उसने बहुत सारे कैंपेन्स भी किए, बहुत सारी जगहों पे कब्जा भी किया, पर उसके अलावा मंगोल्स के खिलाफ इन्वेजन के लिए जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स थी, वहां पे बहुत इफेक्टिवली उसने यहाँ पे किले बनवाए बहुत सारे सीरीज में, और ज्यादातर फौज उसने नॉर्थ वेस्ट के फ्रंट पे रखी, ताकि जब भी इन्वेजन करने के लिए आ रहे हो फौज तैयार हो, साथ के साथ लड़ाई के लिए। इस तरीके से बड़ा जो इफेक्टिव प्लान था वो ये था कि देखो, खुद भी जैसे मैंने आपको कहा, ये लोअर लेवल से राइज करके ऊपर गया। इसे पता था कि ज्यादातर जो आपके नोबेल्स हैं या जिन्हें मिलिट्री जिम्मेदारियां दी गई हैं, देखो जो जैसे ये सैलरी होती थी, हर सैनिक को पर्सनली अलाउद्दीन खिलजी ऑब्वियसली सैलरी नहीं देता था। एम्पायर अभी भी वैसे ही बटा हुआ था कि उसे चलाने के लिए अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कर रहे थे। पर वो जो किसी भी एरिया के जो नोबल फैमिली है, उससे जितने सोल्जर्स मेंटेन करने हैं और जितने हॉर्समैन मेंटेन करने हैं,
इनकी मिला के और उसके खुद के बेसिक खर्चे मिला के टोटल सैलरी पे कर दी जाती थी कि सब में बांट देना और अपना भी रख लेना। अब बात ये थी कि अलाउद्दीन खिलजी को हमेशा पता था कि एक ना स्कैम चलता था सुल्तान को बेवकूफ बनाने के लिए। वो ये होता था कि जितने सोल्जर्स की जिम्मेदारी दी होती थी ना, पहले के टाइम से ही उतने सोल्जर्स या हॉर्समैन कभी वो मेंटेन करते ही नहीं थे। होता क्या था, सारे सुल्तान टाइम टू टाइम चेकिंग करवाते थे कि क्या उतने घोड़े या उतने सैनिक हैं। पर बात क्या होती थी, इनके आपस में बातचीत होती थी। जिसकी चेकिंग हो रही है बाकी सारे अपने सिपाही वहां पे भेज देते। लेट्स सपोज इस पर्सन को बोला गया 1000 सैनिक मेंटेन चाहिए, इस ये बंदा खुद 500 के करीब मेंटेन कर लेता था, बाकी 500 इधर उधर से मांग लेता था कि आज के लिए दे दो। ठीक है, घोड़े जितने चाहिए वो भी सारे मांग लिए। जब इनकी चेकिंग की बारी आई तब अपने हिस्से के कुछ इनके पास भेज दिए। तो वो सेम सोल्जर सेम घोड़े हर जगह अपीयर होते रहते थे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इन्हीं के बीच में से उठ के ऊपर गया था। उसे पता था इस काम का। उसने एक सिस्टम शुरू किया, हुलिया और दाग। हुलिया का मतलब है, देखो हर सोल्जर का सारा हर चीज रिकॉर्ड की जाती थी, लिखी जाती थी। और ऐसे ट्रेन लोग होते थे कि जो आइडेंटिफाई कर पाए कि ऐसा सेम रिकॉर्ड मैंने किसी और का भी लिखा है। और अगर वो खोल के चेक करते थे, वो कहते थे इन दोनों सिपाहियों को पेश करो। अगर दोनों सिपाही नहीं एक साथ आ सके तो ये वही बंदा है। ठीक है, तो फिर जो नोबल फैमिली होती थी उसे बहुत बुरी तरीके से सजा मिलती थी। तो सिपाहियों का पूरा हुलिया, हुलिया वर्ड आज भी हम यूज कर लेते हैं, हुलिया यहीं से आया है। हुलिया का मतलब होता है हर सिपाही की एक डिस्क्रिप्टिव रोल पहले से लेके रखना। दाग का मतलब होता है घोड़ों के, जितने भी घोड़े थे ना उन सब के ऊपर, जिस भी राजे के थे उन सब के ऊपर एक ब्रांडिंग कर दी गई, लोहे गरम लोहा लगा देते थे कि उसका नाम वहां पे आ जाए। अब जब दाग लग गया किसी घोड़े के ऊपर, वो दाग मिटाया तो जा नहीं सकता। तो अब वो घोड़ा अगर कहीं और मिलता है तो अपने पता चल जाएगा ये तो उसका है, जिसने भेजा है और जिसके पास है, फिर दोनों को सजा मिलेगी इस तरीके से। ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, इस सारी चीज का। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसी के साथ में आपके अ, मुगल एम्पायर के बारे में। थैंक यू एंड सी यू।